नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सोचिए, आपने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर की जिसमें किसी वीडियो का लिंक था और किसी पब्लिक फिगर पर तंज था या किसी धार्मिक प्रतीक को लेकर कोई बात कही गई। अब सोचिए, वही पोस्ट कल को किसी की भावना आहत कर दे या सरकार को लगे कि आपने फेक न्यूज़ फैलाई है और अगली सुबह आपको समन मिल गया कि आपने फेक न्यूज़ फैलाई है। कर्नाटक सरकार अब एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें फेक न्यूज़ फैलाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। बिल का मकसद बताया गया है समाज में अफवाहों और नफरत को रोकना। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है? क्या ये राजनीतिक असहमति को चुप कराने का हथियार बन सकता है? और इसमें एक और ज़रूरी परत है। बीते महीने में सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के प्रतीकों का मजाक, भगवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और पुरुषों को टॉक्सिक कहने वाला एक तरफा नैरेटिव भी बढ़ता जा रहा है। क्या इन सब पर भी कार्रवाई होगी या कानून सिर्फ चुनिंदा आवाजों पर ही चलेगा? एक और फर्जी खबरों के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा है, दूसरी ओर धार्मिक आस्थाओं का मखौल और लैंगिक एजेंडा समाज को बांट रहा है। तो इस कानून का अगर आम नागरिक पर असर जानना चाहें तो वो क्या होगा? क्या अब हम और आप सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट करने से डरेंगे? क्या ये कानून संस्कृति, धर्म और वैचारिक बहस की आज़ादी को रोक देगा? और सबसे अहम, क्या इस कानून का राजनीतिक इस्तेमाल विचारधारा के नाम पर सेंसरशिप और जनमानस की निगरानी के लिए रास्ता खोला जा रहा है? आज इस बहस में हम टटोलेंगे वो हर सवाल जो जुड़ा है आपकी सुरक्षा से लेकर आपकी सोच और आपकी आस्था तक। शुरुआत करते हैं इस जरूरी और संवेदनशील चर्चा की। स्क्रीन पर बड़े सवाल फ्लैश करते हैं। क्या फेक न्यूज़ कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालेगा? फेक न्यूज़ और वैध आलोचना के बीच फर्क कौन तय करेगा? क्या ये कानून सभी राज्यों में लागू होना चाहिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्या जिम्मेदारी होगी? फेक न्यूज़ कानून चुनावों से पहले राजनीतिक टूल क्या बन सकता है? मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एडवोकेट डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर लॉ डेटा प्रोटेक्शन के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ओजस्विता चतुर्वेदी, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। आप दोनों का स्वागत है मेरी इस खास चर्चा में। और पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, आप तीनों का। और चलिए प्रशांत, आप ही के पास में आऊंगी। और देखिए, एक तरह से हम जानते हैं कि डीपीडीपी लॉ बना हुआ है जहां पर ये सारी चीज़ें कवर होती है। अब कर्नाटक सरकार ने जो ये नया प्रपोजल डाला है फेक न्यूज़ के खिलाफ, बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के जिस पर हम चर्चा करेंगे कि करके। लेकिन जो मौजूदा कानून है, हालांकि अमल में लाना अभी बाकी है इसका, क्या ये सब चीज़ें कवर नहीं होती हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, अगर मैं कहना चाहूँ, या मनगढ़ंत एजेंडा जो फैलाया जाता है उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँ तो? ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज, ये जो शब्द इनके कानून में आया हुआ है, वो काफी, उसका डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है। वो डेफिनेशन रादर कहीं पे भी क्लियर नहीं होता। अगर आप देखते हो, मलेशिया भी ऐसा लॉ आई थी, बाद में उन्हें निकालना पड़ा। जर्मनी उस ऐसे वाले एक लॉ से जूझ रहा है। और हमारे भारतवर्ष में भी हमने इंटरमीडियरीज के तहत कुछ रूल्स लाए थे, जहां पे हमने इस फेक न्यूज के बारे में एक अथॉरिटी बनाएंगे, फेक न्यूज के बारे में रूल्स लाए थे। लेकिन उस रूल्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, और उस रूल्स को अभी वो रूल हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को सरकारें अपना टूल बोल के यूज कर सकती है टू सप्रेस फ्री स्पीच। और इसका डेफिनेशन तय नहीं हो सकता, और डेमोक्रेसी में तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। क्या ये कानून चाहिए? हमें जरूर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन इस कानून पे पब्लिक कंसल्टेशन होना जरूरी है, देश में एक बहस होना जरूरी है, जो कि इस कर्नाटका वाले कानून में नहीं हुई है। पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुआ है, कानून पे जीरा चर्चा नहीं हुई है। और डीपीडीपीए ये फेक न्यूज और जो हमारा मिस इन्फॉर्मेशन है उसे कवर नहीं करता। डीपीडीपीए आपका और मेरा पर्सनल डेटा के बारे में है, उसके कंप्लायंस के बारे में है, ना कि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन। आईटी एक्ट में जो इंटरमीडियरी रूल्स बने हुए हैं, वो जरूर मिस इन्फॉर्मेशन को कवर करता है, लेकिन इतना डिटेल में करता नहीं।
चलिए, तो प्रशांत ने ये समझाया हमें कि किस तरह से कवरेज है, लेकिन काफ़ी नहीं है अगर मैं आईटी एक्ट की बात करूं। पवन सर, थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे आपके साथ, क्योंकि फेक न्यूज़ क्या है, सच क्या है, क्या सरकारों का ये तय करना सही है क्या? अच्छी बात है, देखिए संज्ञान लिया जा रहा है, उस बात की मैं सराहना करती हूँ, और हमारे जो एक्ट में कमी है वो भी आप समझाएंगे, लेकिन क्या सरकारों का ये तय करना कि हम नकेल कस रहे हैं फेक न्यूज़ पर, ये बोलना क्या सही है? क्या ये कहीं ना कहीं एक नया मोड़ नहीं दे रहा है इस पूरी मुहिम को, इस पूरी समस्या को? देखिए, जैसे प्रशांत जी ने सही कहा, आज आवश्यकता है समझने की कि सरकारें इस तरह के लॉ को एक टूल ऑफ गवर्नेंस बनाना चाहेंगी। लेकिन उद्देश्य अल्टीमेटली सरकारों का रहेगा कि कहीं ना कहीं उनके जो पॉलिटिकल मसौदे हैं, मसले हैं, वो भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो। तो सरकारों को तो निर्णय लेने की संपूर्ण पावर नहीं दी जानी चाहिए। ये पावर केवल अदालतों के पास होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालत ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि साहब फेक न्यूज क्या है, फेक न्यूज क्या नहीं है। लेकिन हाँ, पहला दायित्व, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल सर्विस प्रोवाइडर इंटरमीडिएट होना पड़ेगा। चाहे वो पूरी तरीके से निर्णय ना भी ले पाए, लेकिन अगर कुछ बेसिक पैरामीटर जो परिभाषित किए जाए उनको फॉलो करते हुए अगर वो प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ड्यूटी कर सके, और अगर फेक न्यूज नजर आ रहा है तो उसको डाउन कर सके, उसको ना दिखा सके, दैट कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन सरकारें ही अगर डिटरमिन करेंगी कि साहब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है या है, तो प्रॉब्लम ये है कि सरकारें तो फिर अपना वर्जन दिखाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हनन हो सकता है, शायद लोगों की निजता के अधिकार पर भी हनन हो सकता है। तो इस तरह के कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल चुनौती दी जा सकती है किसी भी अदालत में। तो इस तरह के कानून का उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन भारत को विभिन्न और राष्ट्रों के एक्सपीरियंसेस से सीखने की आवश्यकता है, चाहे वो फ्रांस का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। और आज अगर आपको ऐसा लॉ लेके आना चाहते हैं, जरूर लेकर आइए, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, परिभाषा सही होनी चाहिए, फेक न्यूज क्या है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्या है, और इफेक्टिव रेमेडी मिलनी चाहिए। और इंस्टेंट आपको ना रेमेडी का एक्सेस मिलना चाहिए। देखिए, अगर मेरे बरखिलाफ फेक न्यूज जनरेट हो रही है, तो मुझे ये रेमेडी होनी चाहिए कि मैं तुरंत सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफाई करूं, और वो तुरंत अगले आधे घंटे में उस तरह के कंटेंट को रिमूव करे या फिलहाल स्थगित कर दे। कल को पाया जाता है कि किसी ने गलत बयानी करी है, रॉन्ग कंप्लेंट करी है, उसके बरखिलाफ कार्रवाई जरूर करिए। लेकिन बाय एंड लार्ज आप एक ऐसा सुचारू सिस्टम लेकर आइए जहां पर आप इफेक्टिव नॉर्मल लोगों को इफेक्टिव लीगल रेमेडी प्रदान कर पा सकते हैं। साथ ही साथ इंश्योर कर सकते हैं कि जो इंटरनेट पर वाटर्स हैं डेटा के, वो पॉइजन ना हो, उनमें जहर ना घुले। आज प्रॉब्लम और बढ़ गई है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नए नए प्रकार का हेल्यूसिनेटेड कंटेंट, यानी कि झूठ कंटेंट जानबूझकर जनरेट किया जा रहा है, इंटरनेट पर डाला जा रहा है। और अल्टीमेटली एक बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जहां पर फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज या हेल्यूसिनेटेड कंटेंट ज्यादा होगा, वास्तविक कंटेंट कम होगा। तो इसलिए दायित्व सरकार का बनता है, दायित्व सर्विस प्रोवाइडर्स का बनता है। लेकिन जल्दबाजी में कोई कानून ना लेकर आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप पब्लिक कमेंट करेंगे, लोगों के विभिन्न पर्सपेक्टिव ले पाएंगे, तो अपने कानून को लॉन्ग टर्म सशक्त बना पाएंगे, और लॉन्ग टर्म कारगर रूप से ज्यादा इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह से हैलुसिनेटेड कंटेंट जा रहा है, उसका तो लेटेस्ट एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमने देखा था। लेकिन ओजस्विता, सवाल थोड़ा सा और भी बड़ा है, क्योंकि देखिए, आप अपने काम के माध्यम से संवाद और सहिष्णुता पर काम करती हैं समाज में। अब ये जो कानून है, किस तरह से विभाजन और कट्टरता को बढ़ावा देगा, या उसका खतरा जो है वो पैदा कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि इस कानून में भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत जो हो जाती हैं, उसकी व्याख्या देना पूरी तरह से बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से आपको लगता है कि ये कट्टरता और विभाजन की ओर भी एक कदम उठाएगा समाज में? जी, एक्चुअली ये जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला आज चल रहा है, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिज्म और आवर स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ये बहुत दिनों से चल रहा है। नाउ वी हैव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
जहाँ पे एक फॉरवर्ड होता है एंड फॉरवर्ड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट रीचेस टू अ पॉइंट, मतलब एक अंधविश्वास तक भी पहुंच जाता है। सो यस, आई ऑल्सो बिलीव कि इसको रोकना जरूरी है, कि यू नो वट एवर इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग थ्रू टुडे, सोशल मीडिया इज सो अवेलेबल। आज सोशल मीडिया हम सब के लिए बहुत ज्यादा इट्स हैंडी, इट्स विद एवरीबडी, एंड द लेवल इट रीचेस फ्रॉम द मोस्ट इनोसेंट टू द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरह से जो मोस्ट इनोसेंट लोग होते हैं उनको मतलब वो मेंटली टारगेट हो जाते हैं कि हाँ, ये करने से ये पूरा होगा, ये करने से ये पूरा होगा। इस तरह की चीजें भी बहुत हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। तो मैं ये मानती हूँ कि डेफिनेटली इसको एक रोक लगाना चाहिए, एंड ताकि जैसा आपने कहा कि ये कट्टरता या इस तरह की, इट शुडंट टेक दैट टाइप ऑफ अ व्यू। सरकार को चाहिए कि वो डेफिनेटली अपने सलाहकार रखे, और उस फील्ड से, जो जिस फील्ड का न्यूज है उस फील्ड से रिलेटेड उनके सलाहकार होने चाहिए। हमारे इतिहास में भी हमने यही देखा है कि जब when we even had the reign of kings and all, तो उनके भी सलाहकार होते थे। तो it was very important that even the government is taking any action, उनके सलाहकार होने चाहिए। they should have a confirmation, just like पवन जी said, and प्रशांत जी ने भी कहा कि कंसल्टेशन होना चाहिए। तो you know, in order to avoid it taking a very ताकि ये कोई विभत्स रूप ना ले, सरकार को चाहिए कि इसे रोका जाए, लेकिन एक सलाहकार के साथ। प्रशांत, टेक कंपनी और प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी जिम्मेदारी आप कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? बिकॉज हमें ये भी देखना है कि जिन फेक न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं उसके सोर्सेज क्या होंगे या ऑथेंटिक सोर्स क्या होगा। या तो सरकार हमें दे दे एक खाका कि भैया ये स्ट्रक्चर है और यहीं के सोर्सेज को आपको डिपेंडेंट रहना है, यही रिलायबल सोर्सेज है। बिकॉज ये इतना बड़ा दायरा है इसका कि इसको कंट्रोल में लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं टेक प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर अगर मैं तरजीह दूं तो उनके ऊपर हमें कितना निर्भर रहना पड़ेगा? उनके लिए क्या नए उद्देश्य हमें सेट करने पड़ेंगे ताकि वो अपने एंड से रोक लगाए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रशांत जी जी। तो इंटरमीडियरी रूल्स जो हमारे हैं आईटी एक्ट के तहत, जो इंटरमीडियरी रूल्स में, इन इंटरमीडियरी, बिकॉज ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें इंटरमीडियरी बोलते हैं लॉ की भाषा में। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तय हुई है कि अगर ऐसा कोई डेटा, ऐसी कोई चीज जो फेक न्यूज फैलाती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, समाज के बीच में बैर फैलाती है या कहीं दंगा फैलाती है, ऐसे कई सारे उसमें एग्जाम्पल्स हैं। उसके तहत अगर पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोर्ट उनको अगर ऑर्डर देती है तो उनको जल्द से जल्द उसे वो निकालना है। उसके समय सीमा तय है। अगर वो नहीं निकालते तो उनका जो, उन्हें एक सिक्योरिटी मिली हुई है, एक सेफ हार्बर प्रोविजन मिला हुआ है, वो निकल जाता है और उनके ऊपर एफआईआर तक दाखिल हो सकती है। तो ये प्रोविजन हमारे यहाँ तय है। अगर अभी आप देखते हो तो ये थोड़ा ज्यादा फास्ट एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सरकार से झगड़ा करने में आमादा होते हैं। जैसे कि ट्विटर है, वो सरकार की ही पॉलिसी है, सरकार के ही जो हमने कानून बनाए हैं उसके तहत झगड़ा करता है और ये बोलता है कि ये हमारी फ्री स्पीच को, आपका जो कानून सरकार लाई है वो फ्री स्पीच को दबाती है, तो ये इस कानून के क्लॉजेस को निकाली जाए। तो ये जो बड़ी कंपनियां जो है वो जो हेगेमनी करती है या सरकार से झगड़ा करना से आमादा होती है, मुझे लगता है कि सरकार को या हमारे जो कोर्ट्स और हमारे जो जुडिशरी है उनको, ये यूएस कंपनी जो हमारे यहाँ पंगे होते हैं उससे पैसा बनाती है, उनको रोकना बहुत जरूरी है। कभी न कभी सिर्फ कानून की लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके अगर ये पैसा बना रहे हैं और समाज में अशांति फैला रहे हैं तो इन्हें रोकना जरूरी है। और इनके जो ये कानून के जो ये लूपहोल्स निकाल के लाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं, इन्हें सक्षम रूप से सरकार को रोकना या फिर इन पे कोई कार्रवाई करना जरूरी है। भारत का जो साइबर स्पेस है वो फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकता। हमारी सामाजिक रचनाएं वेस्टर्न सामाजिक रचनाओं से अलग है और हमें हमारी सामाजिक रचनाएं, हमारा कल्चर, हमारी जो अलग अलग संस्कृति है उसे भी संभालना है। तो ये इसके तहत भी ऐसे कानून बनाए जाए जो भारत की संस्कृति को समझ के
और भारत की जो समझ है लोगों की, गांवों में, शहरों में जो समझ है, उस हिसाब से ये कानून अडेप्ट किया जाए, ना कि कट कॉपी पेस्ट किया जाए। अब मलेशिया, जर्मनी या फ्रांस से कानून कट कॉपी पेस्ट करके भारत में ऐसे कानून लागू नहीं कर सकते हैं। मामला थोड़ा सा जटिल इसलिए भी हो जाता है पवन सर, अगर आप थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाएं। फेक न्यूज़ पर आपने बोल दिया कि ये फेक न्यूज़ नहीं चलेगी, अगर आप इसको फैला रहे हैं तो आपको 7 साल की सज़ा हो जाएगी, 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा। बट आप जो है किस तरह से फेक न्यूज़ को प्रूव करेंगे? किस तरह से जो है, अगर आगे चल के कार्रवाई बढ़ती भी है, अगर इस तरह इस हद तक मामला पहुंचता भी है कि कार्रवाई हो भी रही है, आप कैसे परिभाषित करेंगे इसको? क्या ये संभव होगा साबित करना? बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उसके लिए आपको सबूत दाखिल करने पड़ेंगे। कोई अथॉरिटी होगी, कोई अदालत होगी जो डिटरमिन करेगी कि साहब ये सही है या नहीं है। तो इस चुनौती से डील करने के लिए कुछ 2-3 विकल्प हैं जो अलग-अलग राष्ट्रों ने निकाले हुए हैं। पहला विकल्प तो ऐसा है जो चाइना रहा है। चाइना ने हाल ही में एक नए रेगुलेटरी रिजीम को पारित कर दिया है, जहां कहा है कि अब सर्विस प्रोवाइडर कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट होगा तो उसको लेबल करेगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर लोगों को ऑप्शन दें कि साहब कुछ भी जो आप अपलोड कर रहे हैं वो एआई जनरेटेड कंटेंट है या नहीं। द मोमेंट आप एक लेबल डाल देंगे ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो बंदे थोड़े बहुत कॉशियस हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा विकल्प है आप यूजर्स को ऑप्शन दे दीजिए कि वो किसी प्रकार के कंटेंट को फेक न्यूज या फेक इंफॉर्मेशन के तौर पर फ्लैग कर दें, लेबल कर दें। और अगर आपके कुछ मिनिमम 4, 5 या 10 इस तरह के ऐसी शिकायत आ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली इस तरह के कंटेंट को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जिसका कंटेंट है वो तो कहेगा साहब मैंने तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार ये काम किया है, जो मैंने बोला सही बोला है। आप कौन होते हैं डिटरमिन करने के लिए कि मेरी बात सही है या नहीं? अदालत ही है, चलिए अदालत चलते हैं। तो अदालतों का रोल तो बहुत होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी आप डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित कर पाएंगे, उतनी क्लैरिटी विभिन्न स्टेक होल्डर्स को हो जाएगी। अब ये कहना कि साहब दिल्ली में बाढ़ आ गई है, जब बाढ़ नहीं है, तो वो तो फैक्चुअल तरह की चीज है, और उस तरह की चीज को झुठलाया जा सकता है, उसको फेक न्यूज बताया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो काफी हद तक बॉर्डर करेंगी एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें झूठ का तड़का लगा देंगी। तो जब झूठ का तड़का लगेगा, तो तड़के वाली सब्जी में ये कहना मुश्किल होगा कि झूठ कितना है, सच कितना है। तो उसमें कौन काम करेगा? इंटरमीडिएट तो रोल है ही नहीं। इनफैक्ट आईटी एक्ट तो साहब इंटरमीडिएट है, आप तो डिटर्मिनेशन का रोल कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेशन का रोल करेंगे तो जो कानून ने आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो अब अल्टीमेटली वन ऑप्शन है कि हम आईटी रूल्स 2021 के तहत चलें, जहां पर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट की बात हो रही थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी फिलहाल स्टे कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू एकमात्र ऐसा आपके लिए विकल्प हो जाएगा। इफेक्टिव पैरामीटर्स आप परिभाषित करें आईटी एक्ट में विभिन्न प्रकार के रूल्स के माध्यम से, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए, कंटेंट डेवलपर्स, कंटेंट पब्लिशर्स के लिए, और साथ ही साथ कंटेंट फॉरवर्डर्स के लिए भी। ऐसा नहीं कि मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ आया, मैंने अनाप शनाप फॉरवर्ड कर दिया, पता लगा वो बाद में झूठा है और मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं। सॉरी, हमारी भी लाइबिलिटी होनी पड़ेगी, उसको परिभाषित करना पड़ेगा। एक्चुअली जितना आप विभिन्न स्टेक होल्डर्स की लाइबिलिटी को परिभाषित करेंगे, उतना आप सशक्त तौर पर एक इकोसिस्टम बना पाएंगे जहां कम से कम फेक न्यूज पनपेगी। हाँ, फिर भी पनपेगी, लेकिन उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लोगों को यह भी समझना है कि जब मैं फेक न्यूज आज प्रकाशित करता हूं, डिसेमिनेट करता हूं, ट्रांसमिट करता हूं, तो मैं भारतीय न्याय संहिता के धारा 336 का ऑलरेडी उल्लंघन करता हूं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी है। और फोर्जरी इसलिए की जा रही है ताकि लोगों को या तो चीट किया जा सके या लोगों की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके। तो अल्टीमेटली ज्यादा जागरूकता, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एकमात्र मंत्र होगा इस पूरे इकोसिस्टम को ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में। ओजस्विता, क्या आपको लगता है कि जब हम पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो धर्म, आस्था, परंपराओं को फिलहाल इसके बाहर रखना चाहिए? क्योंकि एक साथ अगर आप सबको डील करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बह जाएंगे। उससे बढ़िया ये है कि आप एक एक चीज को लीजिए, उसको क्लैरिफाई कीजिए, फिल्टर आउट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्या ये करना सही होगा?
यस, मैं टोटली आई एग्री विद दैट, क्योंकि इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप सब कुछ मिक्स करें. हाँ अगेन, एवरी एक्शन कैन हैव अ सेपरेट रिएक्शन. तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग रूल बन सकता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग प्रोसेस बननी चाहिए कि क्या होना चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस एंड सेंटिमेंटल मैटर्स, इट्स अ वेरी सॉफ्ट इशू. It's not something that is causing harm physically on the ground or anything of that sort. लेकिन एक बहुत ही soft issue है ये, and it should be handled in a very different way than maybe some military fake news. ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं, and मैं ये मानती हूँ कि धार्मिक चीजों के लिए एकदम अलग रूल्स होने चाहिए और अलग तरीके से इनकी तहकीकात होनी चाहिए, रिसर्च अलग होना चाहिए इसका कि कहाँ से शुरुआत हो रही है एंड व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस फेक न्यूज प्रोपगेशन. तो मैं ये मानती हूँ कि अलग होना चाहिए, और इसके जो सलाहकार हैं, जैसे मैंने कहा, द कंसल्टेंट्स दैट यू अपॉइंट फॉर रिलीजियस फेक न्यूज मिसकंसेप्शंस शुड बी डिफरेंट एज वेल. They should be knowledgeable in the department. पवन सर, कई बार इस तरह के मुद्दे उठते हैं और सुर्खियां भी बटोरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें है ना ठंडे बस्ते में चली जाती हैं. अभी आपने एक किस्से का भी जिक्र किया जिस पर फिलहाल काम चल ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं ये कभी ज़मीन पर तब्दील नहीं हो पाते हैं? क्या ये वही इकोसिस्टम में सुधार की बात है और एक लंबा प्रोसेस है जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं? क्योंकि रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरह से नहीं रूपरेखा में आ पाती जिस तरह से हमें उम्मीद होती है या जो हम जमीन पर चाहते हैं. पवन सर, देखिए, मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि हकीकत और स्वप्न में बहुत फर्क होता है. हम बहुत चाहते जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है. तो जब आप लॉ बनाते हैं तब आप मोस्ट कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर पर फोकस करते हैं. आप सारे विभिन्न प्रकार की क्लासेस को, कम्युनिटीज को एक साथ खुश नहीं कर सकते, लेकिन ब्रॉड लीगल प्रिंसिपल्स को अगर आप रिलाई करते हैं और उन्हें फाउंडेशन बनाए लॉ का, तब काफी हद तक आप आगे कारगर हो सकते हैं. लेकिन आपको समझना होगा कि आज 2025 जून हो चुकी है. आज एआई चारों ओर फैल चुका है, त्राही त्राही मच चुकी है, और अब सबसे ज्यादा फेक न्यूज, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक रूमर्स, हैलुसिनेशन कंटेंट सब एआई से आने वाला है. तो जब तक आप बुनियादी तौर पर जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये, अगर आप सुपरफिशियली ये फेक न्यूज को एड्रेस करने का प्रयास भी करेंगे, तो ठीक ऐसा ही होगा कि जैसे आपने समय में जो चोती हुई छत है उसके ऊपर आपने बैंडेड लगा दी है. उस बैंडेड का कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो छत फिर भी चोएगी. तो कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेवारी को परिभाषित करने, कहीं ना कहीं एआई की लीगल लाइबिलिटी को भी परिभाषित करें, कहीं ना कहीं इंटरमीडियरीज, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यू डिलिजेंस को इलैबोरेट करें, कहीं ना कहीं इफेक्टिवली एग्जिस्टिंग लॉ को इम्प्लीमेंट करें. प्रॉब्लम आज ये है, आप फेक न्यूज का मैटर लेके पुलिस के पास जाएं, वो मुकदमा दर्ज ही नहीं करते. उनका कहना है कि साहब ये तो लो प्रायोरिटी एरिया है, हम नहीं करेंगे. तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग लॉ को भी आपको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना पड़ेगा. और भारत आज एक कुकून में नहीं रह रहा है. भारत आज एक वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति में रह रहा है, जहाँ पे पूरा विश्व एक परिवार है. तो इस संदर्भ में पूरे दुनिया भर के राष्ट्रों की क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं फेक न्यूज लॉज और लेजिस्लेशन के संदर्भ में, उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, और उसके बाद उन लर्निंग्स को भारतीय परिवेश में अडेप्ट करना एकमात्र सही रास्ता होगा. कट कॉपी पेस्ट चलेगा ही नहीं. आपको इंडिया में अपनी यूनिक, अपनी कस्टमाइज्ड अप्रोचेस लेकर आगे बढ़ना होगा. चलिए, मेरे ख्याल से शुरुआत बहुत ही बढ़िया है, लेकिन रास्ता अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा है और तमाम स्टेक होल्डर्स को आपको साथ में लेकर चलना होगा और समाज के हर पहलू को, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ये, समाज के हर पहलू को आपको सामने रखना होगा. जितनी चर्चा की जाए इस मुद्दे पर कम रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, दायरे हैं जो चर्चा में शामिल करने चाहिए, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है फिलहाल. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े और दर्शकों को जानकारी दी कि किस तरह से उन्हें अपनी तरफ से थोड़ा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. कानून आए नहीं आए, थोड़ा सा आप भी सोशल मीडिया पे वायरल खबरों से दूर रहें, बैक चेक करें,
करें, जानने की कोशिश करें कि कितनी ऑथेंटिक है खबरें, उसके बाद ही आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शिरकत करने के लिए, और मुझे भी इजाज़त दे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार।